नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे, उसको खत्म करने जा रहे हैं। वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम एनवायरमेंटल इश्यूज, हिंदी में बात करूं तो पर्यावरणीय मुद्दे, यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास के वातावरण में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो मृदा हो, इसके अलावा हवा हो, मिट्टी हो, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ जो है वो इनके केमिकल कंपोजिशन में, इनके भौतिक और रासायनिक संगठन के अंदर बदलाव हो गए जो इंसानों के लिए खतरनाक हैं, उनके साथ ही साथ इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब के लिए भी खतरनाक हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाम से ही पता चल रहा है इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर कुछ न कुछ इश्यू है, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं, वो अपन को इसके अंदर देखना है। अब वो गड़बड़ियां क्या हो सकती हैं? तो वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, इसके अलावा सौर प्रदूषण हो सकता है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि ओजोन परत की छिद्र या ओजोन परत की मोटाई में कमी जो होगी उसका रीजन क्या है, उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रदूषण कहते हैं किसे हैं, प्रदूषण का मतलब क्या होता है, फिर प्रदूषक यानी कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में, और उसके बाद में फिर अपन वायु प्रदूषण वगैरह सारी चीजें एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो एक ही क्लास के अंदर पूरा चैप्टर ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रदूषण क्या होता है, हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे। प्रदूषण क्या होता है? पॉल्यूशन, प्रदूषण जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं पॉल्यूशन। क्या होता है पॉल्यूशन? प्रदूषण या पॉल्यूशन क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, प्रदूषण का मतलब है कि हमारे आसपास के वातावरण के अंदर, अब उसके अंदर जल, मिट्टी, हवा कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक परिभाषा अगर मैं देने की कोशिश करूं तो जल, मृदा और हवा, इनके भौतिक, जैविक और रासायनिक संगठन में ऐसे बदलाव जो इंसानों के लिए और साथ ही साथ धरती पर रहने वाले अन्य सभी जीवों के लिए हानिकारक हो, ऐसे जो बदलाव देखने को मिलते हैं उसे अपन कहते हैं प्रदूषण। यानी कि हवा के अंदर कोई ऐसा बदलाव हो गया जो हमारे लिए खतरनाक है, मतलब हवा का रासायनिक संगठन बदल गया। CO2 की मात्रा जो पहले बहुत कम थी उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो नॉर्मल से परिभाषा है, जल, मृदा, हवा, जल, मृदा तथा हवा के जैविक, भौतिक व रासायनिक संगठन में बदलाव जो इंसानों व अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो। इंसानों व अन्य जीवों के लिए क्या हो, हानिकारक। इसे अपन प्रदूषण कहते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन सबको पता चल गया कि भाई उसके या तो भौतिक संगठन में या रासायनिक संगठन में, जैविक संगठन में अगर किसी भी प्रकार की जो है वो अपन क्या कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, तो वो एक प्रदूषण होगा। ठीक है, तो ये प्रदूषण की परिभाषा। अब एक शब्द आता है प्रदूषण के बाद में, प्रदूषक। प्रदूषक ये प्रदूषण है जबकि ये प्रदूषक है, यानी कि पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कारक जो प्रदूषण पैदा करते हैं उसे अपन पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ऐसे कारक जो प्रदूषण पैदा करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। जो प्रदूषण पैदा करते हैं उन्हें हम पोल्यूटेंट्स या प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये पोल्यूटेंट्स हो गए, नॉर्मल सी बात है। अब प्रदूषक जो होता है ना, प्रदूषक ये दो प्रकार के होते हैं। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इनको अपन दो अलग अलग भागों में बांटेंगे, एक तो स्रोत के आधार पर और एक हम इसको बांटेंगे अपघटन के आधार पर। एक तो स्रोत के आधार पर और दूसरा अपघटन के आधार पर। तो प्रदूषक जो है इसको अगर मैं बांटना चाहूं स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक, और एक होते हैं यहां पे द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक व द्वितीयक प्रदूषक। और अगर मैं इसको बांटना चाहूं अपघटन के आधार पर,
अपघटन के आधार पर। ये पोल्यूटेंट्स को मैं बांट रहा हूं अलग अलग, इसके अंदर चीजें हैं जिनके आधार पर हम बांट रहे हैं। एक में अगर प्रदूषकों को स्रोत के आधार पर बांटूं तो प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण। अपघटन के आधार पर अगर मैं इसको बांटूं तो यहाँ पे हो जाएगा अपघटनीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल अपघटनीय और अनअपघटनीय अनअपघटनीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। हमने क्या किया अभी तक? प्रदूषकों को स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक। और अपघटन के आधार पर भी दो भागों में बांटा, एक अपघटनीय, एक अनअपघटनीय। अब देखो, अगर मैं बात करूं अपघटन के आधार पर तो ये सिंपल से है, आपको समझ में आ गया कि ऐसे प्रदूषक जिनका अपघटन हो जाता है प्रकृति के द्वारा वो अपघटनीय है, वो बायोडिग्रेडेबल है। और ऐसे प्रदूषक जिनका प्रकृति के द्वारा, स्वयं के द्वारा अपघटन नहीं हो सकता वो अनअपघटनीय है। अब कौन कौन से अपघटनीय है, कौन कौन से अनअपघटनीय है, ये चीज आपको समझनी है। तो अपघटनीय क्या हो जाएगा? आपका किचन का वेस्ट है। अब किचन वेस्ट में क्या आता है? फल फ्रूट सब्जियां वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है, या फिर किचन के अंदर जो भी है वो उसका वेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? अपघटनीय है, यानी कि मृदा के द्वारा ये जो है अपघटित हो जाता है। जबकि अनअपघटनीय में क्या होता है? ऐसे प्रदूषक जो मृदा के द्वारा अपघटित नहीं हो सकते, प्रकृति के द्वारा अपघटित नहीं हो सकते, वो कौन कौन से हो जाएंगे? एग्जाम्पल के लिए आप इसमें याद रख लेना, पॉलीथीन है, डीडीटी की फुल फॉर्म भी आगे मैं बताऊंगा। डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? अनअपघटनीय प्रकार के प्रदूषक हो जाएंगे। ठीक है, और अपघटनीय बाकी वो सारी चीजें आपको पता ही है, जैसे कि अनाज की भूसी वगैरह, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको नॉर्मली पता ही है कि कौन सा अपघटनीय है, कौन सा अनअपघटनीय। इसके अंदर जितने भी हेवी मेटल्स होते हैं ना, हेवी मेटल्स यानी कि भारी धातुएं, वो सारी इसमें आती है। प्लेटिनम है, पैलेडियम है, कैडमियम है, ये सारी हेवी मेटल्स होती है, ये आपके किस में आती है? अनअपघटनीय में आती है। तो ये तो समझ में आ गया सर, अपघटनीय और अनअपघटनीय। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? ऐसे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, ऐसे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, सीधे स्रोत से निकलते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं अगर इसमें मैं, तो एग्जाम्पल के अंदर आप याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NOx, ये सारी की सारी जो गैसें हैं ये प्राथमिक प्रदूषक हैं, यानी कि जो सीधे स्रोत से निकलते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक। और द्वितीयक प्रदूषक क्या होगा? प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में क्रिया करने से बनते हैं, मतलब ये सीधे स्रोत से नहीं निकलते। जो सीधे स्रोत से निकलते हैं वो तो होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, और जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके कोई और पोल्यूटेंट बनाते हैं तो उसको अपन द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पोल्यूटेंट कह देंगे। समझ गए मेरी बात को? प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में क्रिया करने से जो पोल्यूटेंट बनते हैं उनको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। ये सीधे स्रोत से नहीं निकलते। सीधे स्रोत से कौन निकलते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। तो यही बात आपस में यहां पे लिखनी है कि ये जो प्राथमिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में क्रिया से बनते हैं, आपस में क्रिया से बनते हैं, आपस में क्रिया से बनते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक तो याद रखना आपको ओजोन, और एक आपको याद रखना है पान। पान की फुल फॉर्म यहां पे मैं लिख देता हूं, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये पान की फुल फॉर्म है, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। दिख रहा है आपको? तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक मैंने क्या बताया? प्रदूषण क्या होता है? हमारे वातावरण में जल, मृदा, हवा, इनके जैविक, भौतिक और रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का बदलाव जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है वो प्रदूषण होता है। प्रदूषण जो कारक पैदा करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं, पोल्यूटेंट कहलाते हैं। पोल्यूटेंट भी हम अलग अलग भागों में इसको बांटेंगे। अगर मैं बात करूं प्रदूषक की, स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे प्राथमिक प्रदूषक हैं। अगर मैं बात करूं द्वितीयक प्रदूषक की, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की, तो ये जो है वो आपके प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में क्रिया करने से जो प्रदूषक बनते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। दो एग्जांपल याद रखना, एक तो ओजोन यानी कि O3 और एक आपको PAN, पान। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पान की फुल फॉर्म है परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट।
याद रख लोगे। फिर अपघटन के आधार पर भी प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, अपघटनीय जिनका प्रकृति के द्वारा अपघटन हो जाता है, और अनअपघटनीय जिसका प्रकृति के द्वारा अपघटन नहीं हो सकता। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल या अनअपघटनीय प्रदूषक कौन कौन से हो जाएंगे, पॉलीथीन हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा, हेवी मेटल्स हो जाएंगे, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी सारी चीजें आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले आप इतनी चीजें नोट करिए। बैठा दो इसको। चलो अगला हमारा टॉपिक है वायु प्रदूषक, या अपन कह सकते हैं वायु प्रदूषण। तो हम हेडिंग लगाएंगे वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषण जो है ना वो किसकी वजह से होता है, वायु प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, वायु में प्रदूषण किस किस की वजह से होता है, या तो कोई गैसें होगी या फिर पार्टिकुलेट मैटर होगा। दो चीजें होती हैं, वायु में प्रदूषण करने का काम दो ही चीजें करती है, या तो कोई गैसें हैं, अब वो गैस कोई भी हो सकती है, CO, CO2, SO2, XYZ जो भी, या फिर कोई पार्टिकुलेट मैटर है। अब पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो वायु प्रदूषक दो ही होते हैं। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं प्रदूषक, मतलब वायु को प्रदूषण करने वाले कारक कौन से हैं, वायु प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, या तो गैस है या फिर पार्टिकुलेट मैटर। तो ये चीज अपन को लिखनी है, वायु प्रदूषक मुख्यतः गैसें व पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर हिंदी में कहते हैं कणिकीय पदार्थ, कणिकीय पदार्थ मुख्यतः गैसें व पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। दो चीजें होती हैं, या तो गैसें होगी या फिर पार्टिकुलेट मैटर होगी। इसको शॉर्ट में मैं कहीं PM लिख दूंगा तो कंफ्यूज मत होना, पार्टिकुलेट मैटर। अब देखो पहले अपन गैसें देख लेते हैं, भाई गैसें कौन कौन सी होती है जो वायु प्रदूषण का काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गैस उठा लेता हूं CO, इसको क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैसे प्रदूषण करती है, इससे क्या हानि होती है, क्या जंतु पर प्रभाव पड़ता है, क्या पादप पर प्रभाव पड़ता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देती है, जिससे हीमोग्लोबिन की O2 वहन करने की क्षमता, O2 वहन करने की क्षमता घट जाती है। यह जंतु के ऊपर इसका दुष्प्रभाव है। मतलब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन किस वजह से होता है कि भाई वो O2 को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाए, है ना। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा और फिर वो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचे, इस वजह से हीमोग्लोबिन होता है। अब ये गैस क्या करती है, इस गैस की जो क्रियाशीलता है हीमोग्लोबिन के प्रति वो O2 से ज्यादा होती है, इस वजह से ये जो गैस है ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करेगी और कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेगी। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन तो कम पड़ गया, ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन तो है ही नहीं, सारे हीमोग्लोबिन CO के साथ जुड़ गया, इस वजह से हीमोग्लोबिन की जो O2 वहन करने की क्षमता है वो घट जाती है, क्योंकि ज्यादातर हीमोग्लोबिन के साथ कौन चिपक गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए। तो इस प्रकार से ये इसको दुष्प्रभावित करती है। पादपों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पादपों पर CO का कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं, कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, अगली गैस अगर हम बात करें तो SO2, अगली गैस कौन सी हो जाएगी, SO2। SO2 क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, ये गैस आती कहां से है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जितने भी व्हीकल है, जितने भी वाहन है, आज आप सोचिए कितने वाहन है इस धरती पर, उन वाहनों के साइलेंसर से जो धुआं निकलता है उसमें ये SO2 गैस होती है।
यानी कि वाहनों में जो ईंधन होता है उस ईंधन के जलने से जो धुआं निकलता है वो SO2 गैस होती है। ठीक है, तो यही चीज अपन लिख सकते हैं इसमें, ये गैस वाहनों में ईंधन के जलने से निकलती है। ये गैस वाहनों में ईंधन के जलने से निकलती है। कौन सी गैस? SO2। अच्छा, अब ये करेगी क्या? ये जो SO2 है, ये SO2 जल के साथ अभिक्रिया करके एक अम्ल का निर्माण करती है जिसको अपन कहते हैं H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और अब आप सोचिए, अम्ल वर्षा के अंदर क्या होता है? मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि अम्ल वर्षा किस वजह से होती है? अम्ल वर्षा किस वजह से होती है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से। और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे हुआ? SO2 गैस जो वाहनों के ईंधन से निकली, वाहनों में ईंधन के दहन से निकली, उसकी जल के साथ अभिक्रिया करने से ही सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है बच्चों, तो H2SO4। ठीक है, एक और गैस होती है जैसे कि NO2 जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? HNO3। अम्ल वर्षा के अंदर इसकी मात्रा होती है 60 से 70%, इसकी मात्रा होती है 30 से 40%, और यही दो मुख्य जो है वो अम्ल वर्षा में आते हैं। यही दो अम्ल वर्षा में आते हैं। अम्ल वर्षा जो है इसकी पीएच का मान कितना होता है? पीएच का मान 5.65 से कम होता है। 5.65 से भी क्या होता है? कम होता है। उसे अपन अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा क्या है? दुष्प्रभाव क्या है? ताजमहल का पीलापन, ताजमहल पीला होना किसकी वजह से हुआ? अम्ल वर्षा की वजह से। ETS बाधित होना, ETS बाधित होना। ठीक है, एल्यूमिनियम का मृदा से नीचे चले जाना, ये सारे के सारे अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव है। ये सारे के सारे अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों, डन इतनी सारी बातें। ठीक है, तो ये गैसें होगी। और कौन कौन सी गैसें होती है अगर आपसे पूछ ले तो CO2 के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और NOx, ये सारी की सारी गैसें हैं जो वायु प्रदूषक के तौर पे काम करेगी। वायु प्रदूषक के तौर पे काम करेगी। लिखो इनको, नोट कर लो। जितनी बातें मैंने बताई है एक एक आपके दिमाग में होनी चाहिए। कुछ बताया नहीं ज्यादा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेगी। होगा क्या? हीमोग्लोबिन की O2 वहन करने की क्षमता घट जाएगी। ठीक है, SO2 क्या होती है भाई? ईंधन जो होता है उसके दहन से ये उत्पन्न होती है। ठीक है, नोट करो इसको। बता दो इसको। चल, अब वायु प्रदूषक में गैसें हमने पढ़ ली। अब पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, दो प्रकार के वायु प्रदूषक थे। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणिकीय पदार्थ, कणिकीय पदार्थ क्या होते हैं? पार्टिकुलेट मैटर हमारे आसपास के वातावरण में आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे धूल के कण बिखरे हुए रहते हैं जो कहीं न कहीं जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर भी जाते हैं, है ना। इनहेल करते हैं तो वो शरीर के अंदर भी जाते हैं और वो आपके श्वसन संबंधित बीमारियों का कारण बनते हैं। तो ये भी एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। इंसानों के लिए खतरा ही तो हुआ, और जो इंसानों के लिए खतरा होता है इस प्रकार की चीजों को हम प्रदूषण कहते हैं। तो वायु के अंदर ऐसे छोटे छोटे धूल के कण बिखरे हुए रहते हैं, उन्हें हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ठीक है, वही बात लिखनी बस। हमारे वातावरण में छोटे छोटे धूल के कण हवा में बिखरे रहते हैं, हवा में बिखरे रहते हैं। वो क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। इसे पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। अब ये जो वायु के अंदर धूल के कण बिखरे हुए रहते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं सेडिमेंटेबल, सेडिमेंटेबल, और एक होते हैं सस्पेंडेबल, सस्पेंडेबल। ठीक है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक सेडिमेंटेबल, एक सस्पेंडेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेडिमेंटेबल जो होते हैं इनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है, इनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, और ये 24 घंटों के भीतर, 24 घंटों में नीचे बैठ जाते हैं। मतलब 10 माइक्रोमीटर से व्यास ज्यादा है तो थोड़े भारी है, और भारी होने की वजह से विद इन 24 आवर्स क्या हो जाएंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे, बहुत लंबे समय तक हवा में बिखरे हुए नहीं रहेंगे। ठीक है साहब। सस्पेंडेबल क्या होता है? इनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से कम होता है, इनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये लगभग एक सप्ताह तक, कितने? लगभग एक सप्ताह तक वायु में रहते हैं, क्योंकि इनका साइज भी छोटा है तो ये ज्यादा समय तक ऊपर रहेंगे। इस वजह से ज्यादा खतरनाक कौन हुए, सेडिमेंटेबल या सस्पेंडेबल? बताओ। सस्पेंडेबल, क्योंकि ये 7 दिनों तक हवा में रहेंगे, तो कभी न कभी 7 दिनों में तो एक दिन हमारे अंदर जाना ही है। ठीक है, जबकि ये 24 घंटों के अंदर नीचे बढ़ जाएंगे। कंपेरेटिवली ये ज्यादा खतरनाक है, लेकिन देखा जाए तो दोनों ही खतरनाक है। पड़ क्या है? प्रदूषक, और प्रदूषक वही होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। अब एक बात नोट करके लिखो, एक चीज नोट करके लिखो, सीपीसीबी। क्या लिखा मैंने? सीपीसीबी। फुल फॉर्म लिखना, सीपीसीबी, सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कहां पे है? न्यू दिल्ली। के अनुसार ये क्या कहता है? के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर, पीएम, पार्टिकुलेट मैटर जिसका आकार 2.5 यानी कि 2.5, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम, उससे भी कम है, तो ये मानव के लिए, मानव है तो बेहद खतरनाक है, ये मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कितने? 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम अगर साइज का पार्टिकुलेट मैटर है तो ये मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा क्या है? डेंजरस है, खतरनाक है। ये बात कौन बताता है? सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फुल फॉर्म याद रखना सीपीसीबी की, और साइज भी याद रखना 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, समझ गए इतनी बातें? इनको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चल, अब अपन पढ़ेंगे वायु प्रदूषण को कम करने की युक्तियां। भाई हमें पता है प्रदूषण हो रहा है वो सारी चीजें, लेकिन अब इसको कम कैसे करें, उसके भी तो कोई उपाय। तो इसके अंदर 3 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वायु प्रदूषण को कम करने की युक्तियों में। 3 चीजें पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा स्क्रबर, एक कैटालाइटिक इन्वर्टर, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। हेडिंग लगाएंगे वायु प्रदूषण को कम करने की युक्तियां। वायु प्रदूषण कम करने की युक्तियां, वायु प्रदूषण कम करने की युक्तियां। और उसके अंदर पहली जो युक्ति है वो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये जो आपके थर्मल पावर प्लांट है उसमें से जो हवा बाहर निकलेगी उसमें से पार्टिकुलेट मैटर को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांट की वायु में से
पार्टिकुलर मैटर को हटाने हेतु किया जाता है। प्रयोग कहां पर करेंगे? थर्मल पावर प्लांट में से जो हवा निकलती है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, तो उन हवाओं को शुद्ध करने के लिए उसमें से पार्टिकुलेट मैटर निकालने पड़ेंगे और उसके लिए ये युक्ति अपनाई गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसके अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हजारों वोल्ट का करंट सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हजारों वोल्ट का करंट अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड से कोरोना निकलते हैं और कोरोना में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर करंट सप्लाई किया जिससे कोरोना निकले और कोरोना से क्या मुक्त हुए? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इन धूल के कणों के साथ, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है वही तो धूल के कण है, तो उनके साथ ये चिपक जाएंगे। अब चिपक गए तो अगर इन धूल के कणों के ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपक गए मतलब इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया? ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित है। ठीक है साहब, ऋणावेश आवेश आ गया। अब ये जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे एक धनावेशित प्लेट रख देंगे। आगे क्या रख देंगे? धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख देंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पहले से ही है और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और वो उससे जाके चिपक जाएंगे और जो हवा बाहर निकलेगी वो एकदम शुद्ध हवा होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? लिख देता हूं, एक बार और समझा दूंगा। इसमें है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जिस पर हजारों वोल्ट का करंट सप्लाई किया जाता है। जिससे ये कोरोना छोड़ते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से चिपक जाने से इन पर ऋणावेश, धूल के कणों से चिपक जाने से ये इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से चिपक जाते हैं जिससे धूल के कणों पर नेगेटिव आवेश आ जाता है। आगे एक धनावेशित प्लेट लगी रहती है और सारे धूल के कण आकर्षण कारण यहां चिपक जाते हैं। ठीक है, ये मेथड है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है ना, इसके अंदर एक सावधानी भी रखनी है। सावधानी क्या है? वायु प्रवाह मंद होना चाहिए। वायु प्रवाह मंद होना चाहिए ताकि ज्यादातर पार्टिकुलर मैटर अलग हो सके। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड पर हजारों वोल्ट का हमने क्या कर दिया? करंट सप्लाई कर दिया। करंट सप्लाई करने से यहाँ से कोरोना छोड़ती है और कोरोना से यहाँ पे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकले हुए। अब यहाँ से वायु आ रही है, ठीक है, यहाँ से हवा आ रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हवा है ना, उसके अंदर धूल के कणों से ये इलेक्ट्रॉन चिपक गए, ये चिपक गए और आगे एक धनावेशित प्लेट लगा दी। धनावेशित प्लेट लगा जिससे यहाँ पे ये निकल गया और हवा यहाँ से बिल्कुल
बाहर निकल गई, साफ हवा यहाँ से बाहर निकल गई। समझ गए मेरी बात को? इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर हजारों वोल्ट का करंट डालते हैं, कोरोना निकलता है, कोरोना से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से धूल के कणों पर नेगेटिव चार्ज आ गया। आगे धनावेशित प्लेट है, धनावेशित प्लेट होने की वजह से वो उनकी भाई धूल के कणों पर तो नेगेटिव चार्ज है, और आगे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दी तो दोनों आपस में अट्रैक्शन की वजह से चिपक जाएंगे और बाहर जो है एकदम शुद्ध हवा निकल जाएगी। इसकी सीमा एक यही है कि वायु का प्रवाह मंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जब आप हवा पास करो तो बहुत ही फास्ट पास करो ताकि धूल के कण है ना उससे इलेक्ट्रॉन चिपके ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वायु का प्रवाह इतना मंद रखो कि सारे के सारे धूल के कणों से इलेक्ट्रॉन चिपक जाए, और सारे कणों से अगर इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे तो फिर बिल्कुल साफ हवा निकलेगी बाहर। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये पहली युक्ति है जिसके द्वारा हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे दूसरी युक्ति, वो है स्क्रबर। बेटा उसको नोट कर लिया। चलो दूसरी युक्ति है स्क्रबर। हेडिंग लगाएंगे स्क्रबर। अच्छा, स्क्रबर क्या करता है? जैसे कि भाई आपसे पूछ ले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है, तो ये तो जो है वो आपके थर्मल पावर प्लांट की जो हवा है उसमें से पार्टिकुलेट मैटर को अलग करता है। वैसे स्क्रबर क्या करेगा, ये जो आपके ऑयल रिफाइनरीज होती है ना उसमें से जो प्रदूषित वायु है उसमें से SO2 को हटाएगा, केवल और केवल SO2 को हटाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये ऑयल रिफाइनरी की प्रदूषित वायु में से SO2 हटाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो सीमा भी यही है कि ये केवल SO2 ही हटा सकते हैं, केवल SO2 को ही हटाता है। ये इसकी सीमा होगी, जो इसका काम है ना वही सीमा होगी। भाई जो पोल्यूटेड एयर है उसमें तो केवल SO2 ही थोड़ी है पॉल्यूशन पैदा करने के लिए, और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, और भी कई सारी गैसें हो सकती हैं, तो उन सबको ये नहीं हटा सकता। ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है, ये इसका एक माइनस पॉइंट भी यही है। प्लस पॉइंट मतलब ये करता काम क्या है, तो SO2 गैस को हटा देगा, और सीमा क्या है, SO2 केवल SO2 ही हटा पाएगा, बाकी वाले गैसों को नहीं हटा पाएगा। होता क्या है इसमें, देखिए इसके अंदर जो है स्क्रबर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर लगा होता है, ठीक, ऐसे घूमता रहता है, और इधर जो है हमने डाल दिया चूर्णित CaCO3, क्रस्टेड CaCO3 है ना, उसका चूना बना करके यहाँ पे डाल दिया, मतलब चूर्ण बना करके चूर्णित CaCO3, जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे ऐसे पाइप रख दिया, ठीक है, और यहां से हमने क्या किया, ऑयल रिफाइनरी से जो पोल्यूटेड एयर निकली उसको यहां से पास करवा दिया। अब ये गैस जैसे इसके अंदर जाएगी ऊपर उठेगी, और इन गैस के अंदर मान लो SO2 है और इधर CaCO3 लगा है, तो इससे ये रिएक्शन करके CaCO3 का निर्माण CaSO4 का निर्माण कर लेगी और नीचे बैठ जाएगी, और यहां से जो हवा निकलेगी वो कैसे निकलेगी, शुद्ध हवा निकलेगी, यानी कि SO2 फ्री है। अब इसके अंदर SO2 नहीं, तो ये स्क्रबर होता है। ये क्या होता है, स्क्रबर होता है। ठीक है, समझ आ गया स्क्रबर क्या है? ऑयल रिफाइनरी की जो प्रदूषित वायु है, पोल्यूटेड एयर है, उसमें से केवल SO2 को हटाता है। कैसे हटाता है, हमने एक ऊपर स्प्रिंकलर लगा दिया, ये जो स्प्रिंकलर होता है ना ये घूमता रहता है, और उसके ऊपर हमने चूर्णित CaCO3 डाल दिया, तो जैसे ही यहाँ से पोल्यूटेड एयर निकलेगी, यहाँ पे SO2 होता है इसके अंदर, तो ये CaCO3 SO2 के साथ रिएक्शन करके CaSO4 का निर्माण कर लेगा, उसको नीचे बैठा देगा, और जो शुद्ध हवा वो आपकी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चलो लिखो इसको। अब तीसरा अपन पढ़ेंगे कैटालाइटिक कन्वर्टर। बेटा उसको, चलो तीसरी युक्ति है कैटालाइटिक कन्वर्टर।
कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये क्या काम करेगी देखो, कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है ना, ये आपके वाहनों के साइलेंसर में लगा होता है। वाहनों के अंदर जो साइलेंसर होता है जहां से धुआं निकलता है, उसके अंदर इसको लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ये क्या काम करता है कि जो अर्ध जला कार्बन है, वाहनों के अंदर जो ईंधन है उसके दहन से धुआं बनेगा, उसके अंदर अर्ध जला कार्बन होगा, तो उस अर्ध जले कार्बन को CO2 या जल में कन्वर्ट कर देगा। या फिर यूं कहूं मैं तो अधिक हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदल देगा। जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी तो उसको CO2 में बदल देगा, NO2 बनी तो उसको N2 और O2 में बदल देगा। ये काम ये करता है, अर्ध जले कार्बन को CO2 और जल में और हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदलना, ये इसका काम होता है। लगाते कहां है मैंने आपको बता दिया, वाहनों के साइलेंसर में। इसको वाहनों के साइलेंसर में लगाते हैं। ये बड़ा किसका होता है देखो, इसमें हेवी मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। हेवी मेटल्स यानी कि भारी धातु कौन कौन सी हो जाएगी, पैलेटिनम, पैलेडियम, कैडमियम, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, हेवी मेटल्स है। हेवी मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। काम क्या करता है ये, काम ये करता है अर्ध जले कार्बन को CO2 व H2O में बदल देता है तथा CO को CO2 में व NO2 को N2 व O2 में बदल देता है। ये काम करता है। इसके अंदर आपको सावधानी क्या रखनी है कि आप वाहनों के अंदर जो पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हैं, खास करके एक बात ध्यान रखनी, वो लेड मुक्त होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लेड या पीबी जो होता है ये इन हेवी मेटल्स को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। इसकी वजह से वाहनों के अंदर जो आप पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, खास करके इस बात का ध्यान रखें कि वो लेड मुक्त होना चाहिए, पीबी मुक्त होना चाहिए। पेट्रोल व डीजल पीबी यानी कि लेड मुक्त होना चाहिए। क्योंकि पीबी इसे निष्क्रिय कर देता है। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी। ये आपका कैटालाइटिक कन्वर्टर प्रयोग कहां पे करेंगे, वाहनों के साइलेंसर में। होता क्या है, इसमें हेवी मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। काम क्या करता है, अजले कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में बदल देगा, या फिर जो भी आपके NO2 को N2 में O2 बदल देगा। सावधानी ये रखनी है कि जो भी पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं वो लेड मुक्त होना चाहिए। ये चार बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, रख लोगे? चार बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। चलो मिटा दो, इसको मिटा दो। ठीक, अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे सौर प्रदूषण। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं और बता दूं आपको। यहां पे एक हमने वायु प्रदूषण पढ़ा, तो एक सवाल आता है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया? एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया? तो याद रखना 1981 में। फिर आपसे पूछेगा कि इसको संशोधित कब किया गया? इसको संशोधित किया गया 1987 में। क्या संशोधन किया गया? सौर प्रदूषण को भी वायु प्रदूषण में शामिल किया। सौर प्रदूषण को भी इसमें सम्मिलित किया गया। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये दो सन आप याद रखेंगे। एक और आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट।
पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये कब आया? ये आया 1986 में। ठीक है, तो ये तीन आपको याद रखनी है, 1981, 1987 और 1986। एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 संशोधित किया गया 1987 में। क्यों किया गया? सौर प्रदूषण को भी इसमें शामिल किया गया। सौर प्रदूषण कह दो, ध्वनि प्रदूषण कह दो, एक ही बात है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। देखो इसको, लिखो फटाफट लिखो। बताओ इसको। चल, अब हेडिंग लगाएंगे सौर प्रदूषण। शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, एक ही बात है। सौर प्रदूषण, सौर प्रदूषण क्या होता है? अनवांटेड वॉइस, अनवांटेड वॉइस है ना, जो ध्वनि हमारे काम की नहीं हो, नहीं चाहिए और फालतू की कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार का क्या है? प्रदूषण है। तो अनवांटेड वॉइस सौर प्रदूषण है। ठीक है, अच्छा, शोर को मापते किसमें है? शोर को या ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? शोर को या ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। याद रखना इसको, डेसिबल। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं डीबी, डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल से ज्यादा, 80 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि 80 डेसिबल से ज्यादा होने पर शोर प्रदूषण में आता है। यानी कि एक मानक है, 80 डेसिबल से अगर ज्यादा की ध्वनि है तो वो शोर प्रदूषण में आ जाएगी। ठीक है, और 140 डेसिबल से ज्यादा होने पर असहनीय हो जाती है, तो वो असहनीय ध्वनि है, मतलब उसको सहन नहीं कर सकते आप। इतनी ज्यादा ध्वनि ऐसे कर लोगे, है ना, तो ये असहनीय ध्वनि होती है। 140 डेसिबल से ज्यादा होने पर उसको असहनीय ध्वनि अपन कह सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले सामान्य बातचीत में अपन कितनी होती ध्वनि? सामान्य बातचीत में तो वो 30 से 60 हो सकती है ना। कोई धीरे बोलता है, कोई जोर से बोलता है, तो 30 से 60 डेसिबल तक अपन मान सकते हैं। ठीक है, और जोर जोर से चिल्लाए तो 70 डेसिबल, है ना, और जोर से चिल्ला दे तो 70 डेसिबल हो जाएगा। और क्या? रॉकेट की कितनी होती है? रॉकेट की, रॉकेट आपने देखा सुना होगा, वो होती है 180 डेसिबल। कितनी भयंकर आवाज होती है। तो 140 से ज्यादा होगी, मतलब ये एक तरीके से असहनीय ध्वनि है। वहीं अगर एरोप्लेन की बात करूं तो 150 डेसिबल मान सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछ ले सौर प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है? देखो, ज्यादा शोर रहेगा तो नींद नहीं आएगी, अनिद्रा, थकान महसूस होगी, तनाव रहेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ठीक है ना, ये सारे के सारे लक्षण है इसी के, चिड़चिड़ापन। और लंबे समय तक संपर्क में रहेंगे, लंबे समय तक अधिक शोर में रहने पर कान के पर्दे फट जाएंगे, कान के पर्दे क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, सुनने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे शोर प्रदूषण के क्या है? दुष्प्रभाव है। अनिद्रा, थकान, तनाव, चिड़चिड़ापन, लंबे समय तक संपर्क में रहेंगे, कान के पर्दे फट जाएंगे, सुनने की क्षमता चली जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब उपाय क्या है इसको कम करने के? कम करने के क्या उपाय? तो देखो, सबसे पहले फटाकों व लाउड स्पीकर यानी कि डीजे वगैरह जो है ना, लाउड स्पीकरों का नियंत्रित प्रयोग, ऐसा नहीं जैसे मर्जी है वैसे कर लो, नहीं, नियंत्रित प्रयोग। दूसरा है ग्रीन मफलर स्कीम। ये क्या है सर? ग्रीन मफलर स्कीम। इसके अंदर ग्रीन मफलर स्कीम का मतलब है कि रोड के दोनों तरफ जो है आप पेड़ पौधे लगा दो, ताकि जो ध्वनि है उसका अवशोषण हो सके। ठीक है,
तो नीम के दोनों, सॉरी नीम के तो पौधे लगाते, सड़क के दोनों ओर नीम या अशोका के वृक्ष लगा दो, अशोका के वृक्ष लगाना। इससे होगा क्या, ये ध्वनि का अवशोषण कर लेंगे। और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर जो हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले ईयर प्लग्स का यूज करें, ईयर प्लग्स का यूज करें। ये सारी कुछ उपाय हैं जिससे आप इससे थोड़ा बहुत बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शोर प्रदूषण कंप्लीट, शोर प्रदूषण कंप्लीट है। आगे सारी बातें समझ, ये कुछ बाकी है आगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बैठा दो इसको। चलो अब अपन देखते हैं सीएनजी। सीएनजी जो है ना, आजकल पेट्रोल और डीजल की जगह पे सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या सीएनजी बढ़िया है पेट्रोल डीजल से या नहीं है, बताओ। देखो सीएनजी की विशेषताएं, सीएनजी की विशेषताएं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की विशेषताएं। पहली चीज ये डीजल और पेट्रोल से सस्ती होती है, पेट्रोल से सस्ती होती है। दूसरी चीज, इसमें मिलावट नहीं कर सकते, गैस है भाई, क्या मिलावट करोगे, इसमें मिलावट और चोरी नहीं कर सकते। और ये प्रदूषण भी नहीं पैदा करते। ठीक है, प्रदूषण कम पैदा करती है। इस वजह से आजकल जो है वो पेट्रोल और डीजल की तरह मतलब जगह पर सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो रीजन समझ में आ गए। सबसे पहली बात तो प्रदूषण, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है प्रदूषण कम पैदा करती है ना, बहुत कम प्रदूषण होता है इससे डीजल और पेट्रोल की तुलना में। दूसरी बात, हमारे भी बहुत सारे फायदे हैं, सस्ती होती है, मिलावट नहीं कर सकते इसके अंदर कोई भी। तो ये सारी की सारी सीएनजी की विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिखो। चलो अब एक शब्द मैं लिख रहा हूं, यूरोनॉर्म्स। यूरोनॉर्म्स या अपन इसको कह सकते हैं भारत स्टेज। भारत स्टेज क्या है ये यूरोनॉर्म्स या भारत स्टेज? ये क्या है? ये वाहनों के प्रदूषण को, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की पॉलिसी, कम करने की पॉलिसी, यानी कि वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने की पॉलिसी है यूरोनॉर्म्स या भारत स्टेज। होता है क्या इसमें, देखो इसके अंदर सबसे पहले लागू किया गया बीएस थर्ड को। बीएस थर्ड है ना, बीएस थर्ड के अंदर ये कहा गया कि इसमें जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल, डीजल के अंदर जो है वो सल्फर की मात्रा रखेंगे 350, डीजल में 350 ppm सल्फर रखेंगे और पेट्रोल में 150 ppm सल्फर रखेंगे। 150 ppm सल्फर की मात्रा, यानी कि सल्फर की मात्रा इसके अंदर कम करेंगे तो अपने आप SO2 कम बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है BS4। BS थर्ड के बाद में कौन सा आता है? BS4 आता है। कब आता है ये? अप्रैल 2017 में। इसके अंदर क्या होता है, डीजल व पेट्रोल दोनों में, ठीक है, डीजल व पेट्रोल में 50% ppm सल्फर। ठीक है, सल्फर की मात्रा कितनी कर दी? 50% ppm।
उसके बाद BS5 जो है उसको तो स्किप कर दिया, यानी कि उसको लाए नहीं, सीधा लाए BS6 को। कब लाए? अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर सल्फर की मात्रा 80% कम कर दी, इससे भी 80% कम कर दी, 80% कम कर दी, ठीक है। तो ये आपको BS के बारे में याद रखना, BS3, BS4, BS6, 5 नहीं आया, 5 को स्किप कर दिया। है ना, सल्फर की मात्रा 80% कम करके 10 ppm रख दी, 10 ppm, ठीक है। चलो ये लिख लो इसको, यूरोनॉर्म्स के बारे में। इसको लिखो फटाफट, मिटाओ। चल अब आप हेडिंग लगाएंगे स्मोक। क्या होता है स्मोक? हेडिंग लगाएंगे स्मोक। स्मोक शब्द दो चीजों से मिलकर बना है, एक स्मोक, दूसरा फूक। याद रखना, स्मोक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, स्मोक प्लस फूक। अब ये जो स्मोक होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, और दूसरा होता है लंदन स्मोक, लंदन स्मोक, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक जो है ना, ये उन जगहों पर दिखाई देता है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, ये उन जगहों पर दिखाई देता है जहां टेम्परेचर ज्यादा हो या उच्च प्रकाश तीव्रता हो। एक ही बात है, प्रकाश तीव्रता ज्यादा होगी तभी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, या उच्च प्रकाश तीव्रता, वहां पे दिखाई देता है फोटोकेमिकल स्मोक। तो लंदन स्मोक इसका उल्टा कर दो, यह उन जगहों पर होता है जहां तापमान कम हो, जहां तापमान कम हो। अच्छा, ये किसकी वजह से होता है? द्वितीयक प्रदूषकों की वजह से। ये किसकी वजह से होता है? द्वितीयक प्रदूषकों की वजह से। कौन कौन से द्वितीयक प्रदूषक? एक तो आपका O3 यानी कि ओजोन, और एक आपका पान यानी कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन। जबकि ये इसमें द्वितीयक प्रदूषकों का कोई योगदान नहीं, द्वितीयक प्रदूषकों से कोई लेना देना नहीं, का कोई योगदान नहीं। ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपके SO2, H2S, ये जो गैसें होती है इनकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की स्मोक होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक और लंदन स्मोक, ठीक है। मिटा दो। अब पढ़ेंगे जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, पहली चीज इसमें ध्यान रखना वही एक्ट, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया? 1974 में। कब आया? 1974 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले कि जल प्रदूषण के ऊपर जो एक्ट आया ये 1974 में आया, रख लोगे याद। चल, अब जल प्रदूषण के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है BOD और एक आता है DO। इन दो के बारे में आपको अगर ध्यान में है तो जल प्रदूषण का सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। BOD और DO। BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। पहले अपन BOD के बारे में जान लेते हैं। BOD क्या होता है? BOD फुल फॉर्म है इसकी बायोकेमिकल
ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। इसको मिलीग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है, मिलीग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है। बीओडी को कैसे मापते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीग्राम है, उसके हिसाब से बीओडी को मापा जाता है। जल में बीओडी का मान जितना ज्यादा होगा, बीओडी का मान जितना ज्यादा, जल उतना ही प्रदूषित, जल उतना ही प्रदूषित होगा। यानी कि बीओडी का मान कम है तो जल प्रदूषण कम है, और बीओडी का मान बहुत ज्यादा है तो जल भी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जल में बीओडी का मान जितना ज्यादा होगा, जल उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? मापते किसमें है, मिलीग्राम प्रति लीटर में, फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलो अपन ये कह सकते हैं कि जो पीने योग्य पानी है, पीने योग्य पानी मतलब शुद्ध पानी होगा भाई। अपन पीने योग्य पानी कह रहे हैं मतलब पानी शुद्ध होगा, तो पीने योग्य पानी में बीओडी का मान कम होना चाहिए, बीओडी का मान कम व डीओ का मान अधिक होना चाहिए, व डीओ का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, यह अधिक होता है। ठीक है बच्चों, चलो पीने योग्य पानी में बीओडी का मान होना चाहिए कम और डीओ का मान होना चाहिए अधिक। लिख लो सब, ये जल प्रदूषण के बारे में लिखो। एक और लिख लो, प्रदूषित जल में, प्रदूषित जल में डीओ का मान 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होता है। तथा ये 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम होने पर जल अत्यधिक प्रदूषित होगा, जल अत्यधिक प्रदूषित होता है। ठीक है, ये बातें आपको समझनी है कि प्रदूषित जल के अंदर डीओ का मान 8 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे भी कम होगा, और अगर ये 4 से भी कम आ गया फिर ये बहुत ज्यादा प्रदूषित है। फटाफट लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, चल अगली हेडिंग लगाएंगे जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन बहुत सिंपल है। जैव आवर्धन जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन का मतलब है कि कर्मागत पोषी स्तरों में, कर्मागत पोषी स्तरों में जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी मात्रा बढ़ते जाना, द्वितीयक प्रदूषकों की मात्रा बढ़ते जाना, उसे अपन जैव आवर्धन कहते हैं। एक मिनट रुक जाना।
चलो कहां पे थे, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है, कर्मागत पोषक स्तरों में। कर्मागत पोषक स्तर का मतलब समझते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पढ़ा आपने पोषक स्तर के बारे में, ट्रॉपिक लेवल। तो उन पोषक स्तरों के अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। प्राथमिक प्रदूषक के अंदर कुछ मात्रा मान लो 1 ppm है, द्वितीय प्रदूषक के अंदर यही मात्रा 10 ppm, फिर तृतीय प्रदूषक के अंदर यही मात्रा 100 ppm। यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं उसकी मात्रा क्रमागत पोषक स्तरों में बढ़ती जाना, उसे अपन कहते हैं जैव आवर्धन। तो ये लिखते थे अपन, कर्मागत पोषक स्तरों में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों की मात्रा बढ़ते जाना, यह तो होगी जैव आवर्धन की परिभाषा। यानी कि कर्मागत पोषक स्तरों में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, जो सर्वोच्च टॉप पोजीशन पे होगा वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, है ना। इसमें जो सर्वोच्च स्थिति पर होगा वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, ठीक है। तो यही बात अपन लिख देते हैं। इसमें उच्चतम पोषक स्तर सर्वाधिक प्रभावित होता है, ठीक है। उच्चतम पोषक स्तर जो होगा वो इसके अंदर सर्वाधिक प्रभावित होता है। अच्छा, जैव आवर्धन करते कौन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन होते हैं, तो भाई आपका एक तो डीडीटी, फुल फॉर्म याद रखना, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। एक तो ये करता है और एक मरकरी, ठीक है, एक मरकरी। ये आपके इसके एग्जांपल हो जाएंगे बायोडिग्रेड जैव आवर्धन के लिए, डीडीटी और मरकरी। होता क्या है, देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एक समुद्र है या एक तालाब है, उसके आसपास जो पक्षी है ना, पक्षी, उनकी प्रजाति में कमी देखने को मिली, पक्षियों की प्रजाति की संख्या में कमी देखने को मिली, और उसका रीजन क्या था, ये जैव आवर्धन था। एक झील के पास पक्षियों की संख्या में कमी देखने को मिली, क्योंकि इनमें डीडीटी की सांद्रता जैव आवर्धन द्वारा बढ़ गई, और डीडीटी कैल्शियम उपापचय को प्रभावित करता है। अभी समझोगे मैं इस चीज को, ध्यान से सुनो। हुआ क्या, एक तालाब था या एक झील थी, उसके आसपास पक्षियों की संख्या में कमी देखने को मिली, रीजन उसका जैव आवर्धन निकला। क्यों, क्योंकि मान लो उसके अंदर सबसे पहले पानी के अंदर डीडीटी की कुछ मात्रा थी, ठीक है, उस पानी में डीडीटी की कुछ मात्रा थी, फिर उसको पानी को जो है जू प्लैंकटन ने उसको एब्जॉर्ब किया, तो उसके अंदर उसकी कुछ मात्रा आई, लेकिन उससे बढ़कर आई, क्योंकि जैव आवर्धन में क्या होता है, क्रमागत पोषक स्तरों में उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो जू प्लैंकटन में उसकी मात्रा बढ़ी, फिर जू प्लैंकटन को स्मॉल पीसेस मतलब फिश ने खाया तो उसके अंदर मात्रा बढ़ गई, फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया मतलब बड़ी मछली ने खाया तो उसके अंदर उसकी मात्रा बढ़ गई, फिर लार्ज फिश को जो है वो किसी पक्षी ने खाया, यानी कि जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसने खाया, तो उसके अंदर तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये उच्चतम पोषक स्तर है और इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, उच्चतम पोषक स्तर। तो इस डीडीटी की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई। अब उस पक्षी में जब डीडीटी की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई तो इसके अंदर जो अंडा बनता है, अंडे के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है, वो इसके अंदर डीडीटी ज्यादा होने की वजह से कैल्शियम उपापचय सही ढंग से नहीं हुआ और अंडे का आवरण रह गया पतला, जिससे अंडा जो है परिपक्व होने से पहले से ही टूट गया, इस वजह से पक्षी बने ही नहीं। तो यही कारण था, ठीक है। मान लो इसके अंदर अगर मैं बात करूं जल से अपन बात करें जू प्लैंकटन से बात करें स्मॉल फिश से बात करें लार्ज फिश, और उससे बात करें बाद में बर्ड्स यानी कि पक्षी। मान लो इसके अंदर इसकी मात्रा थी
0.003, इसके अंदर 0.04, इसमें 0.5। ये डीडीटी की मात्रा है, डीडीटी की मात्रा, ठीक है, मिलीग्राम प्रति लीटर में। या सांद्रता अपन कर सकते हैं इसको पीपीएम, ये सारे पीपीएम है, ठीक है। इसके अंदर 2 पीपीएम और इसके अंदर 25 पीपीएम। ये देखो, अब सारी चीजें जैव आवर्धन में होता है क्या, कर्मागत कोषीय स्तरों में, ये कर्मागत कोषीय स्तर, उसमें बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आपका डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसकी मात्रा बढ़ते जाना, देखो बढ़ रही है, 0.003 थी, यहाँ पे आते आते 25 पीपीएम हो गई, कितने गुना ज्यादा, हजारों लाखों गुना ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। और ये चीज आपको यहाँ पे समझनी थी बायोडिग्रेडेबल। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? जैव आवर्धन समझ में आया? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। चलो लिखो इसको, चलो अब अपन पढ़ेंगे सुपोषण। नेक्स्ट टॉपिक है सुपोषण, इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन। क्या होता है यूट्रोफिकेशन? सुपोषण या यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, या इसको कहते हैं सुपोषण। क्या होता है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण? झील की मृत्यु होना, है ना, पोषक तत्वों की प्रचुरता से झील की मृत्यु हो जाना, उसको अपन कहते हैं सुपोषण। लिख लेते, पोषक तत्वों की प्रचुरता से, पोषक तत्वों की प्रचुरता से झील की मृत्यु होना। पोषक तत्वों की प्रचुरता से झील की मृत्यु होना, इसे अपन यूट्रोफिकेशन कहते हैं। 2 प्रकार का होता है ये, एक होता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन और एक होता है कल्चरल या एक्सीलरेटेड। कल्चरल या एक्सीलरेटेड या फिर नेचुरल। नेचुरल जो होता है ना, ये धीमे धीमे होता है, ये मंद गति से होता है, ये मंद गति से होता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं इसमें, ठीक है, बहुत धीमे गति से होता है। नेचुरल यानी कि अपने आप प्राकृतिक तरीके से, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये मानवीय क्रियाकलापों की वजह से, मानवीय क्रियाकलापों से झील की तुरंत मृत्यु होना, यानी कि इसके अंदर बहुत कम टाइम लगता है, मानवीय क्रियाविधियों की वजह से बहुत शीघ्र, जबकि ये मंद गति से होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, मंद गति से होता है, उसको अपन कहते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन। ये अपने आप होता है प्राकृतिक कारणों की वजह से, ठीक है। सुपोषण होने के अंदर जो है ना, नेचुरल, इसके अंदर सुपोषण होने में आइकोर्निया, एक पादप है आइकोर्निया, आइकोर्निया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपसे पूछ ले सुपोषण में कौन से प्लांट की सबसे ज्यादा भूमिका होती है? आइकोर्निया, ठीक है। सुपोषण होता क्या है? झील की मृत्यु, पोषक तत्वों की प्रचुरता से झील की मृत्यु होना सुपोषण। 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरल एक कल्चरल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक कारणों की वजह से अपने आप मंद गति से होता है, जबकि कल्चरल मानवीय क्रियाविधियों की वजह से बहुत ही शीघ्र, बहुत ही तेजी से यह हो जाता है। कौन सा प्लांट सुपोषण में सहायता करता है? आइकोर्निया, ठीक है। चलो भाई, अब कुछ डिजीज के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, कुछ डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको। सबसे पहले ब्लू बेबी सिंड्रोम, फिर मिनी माटा, ब्लैक फुट डिजीज, इटाई, ये सारे रोग क्या हैं, इनसे
क्या होता है, सारी चीजें अपन देखेंगे। पहला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों होता है? पानी में नाइट्रेट घटक की अधिकता से, पानी में नाइट्रेट घटक की अधिकता से ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रेट घटक है ये हीमोग्लोबिन से क्रिया कर मिथाइनोग्लोबिन बना देता है। क्या बना देगा? मिथाइनोग्लोबिन बनाता है, जिससे बच्चे में O2 सप्लाई सही से नहीं हो पाएगी, बच्चे में O2 सप्लाई सही से नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अब और बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा आपका मिनी माटा। मिनी माटा रोग जो है ना, ये मरकरी द्वारा फैलता है, मरकरी द्वारा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज ये ऑर्सेनिक के द्वारा, ऑर्सेनिक द्वारा। और एक लास्ट बच जाता है इटाई इटाई, इटाई इटाई। ठीक है, ये होता है कैडमियम द्वारा। ये किसके द्वारा फैलता है? कैडमियम के द्वारा। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड कब हुआ? 1984। ठीक है, ऐसे याद रख लेते हैं, दिसंबर 1984 में। किस में हुआ? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। हुआ क्या? मिक गैस का रिसाव हो गया। मिक क्या होती है? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिक का या मिक गैस का रिसाव। ठीक है, और ये जो मिक गैस है ये जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? मिथाइल आइसोसाइनेट बनाती है। ठीक है, साइनाइड बनाती है, साइनाइड, साइनाइड से साइनाइड, खतरनाक गैस है। तो ये भोपाल गैस कांड के बारे में भी याद रख लेना। चलो फटाफट लिखो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? लिखो फटाफट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो अपन पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो ठोस कचरा है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे? ठोस कचरा प्रबंधन है ना, कचरे से निजात कैसे पाएंगे? तो इस कचरे से निजात पाने से पहले हमें यह देखना है कि कचरा होता कितने प्रकार का है। कचरा होता कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का कचरा देखने को मिलता है। टॉपिक हमारा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन। सबसे पहले जो कचरा होता है ना, कचरा ये 3 प्रकार का होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है रिसाइबल, है ना, जिसकी रिसाइकलिंग की जा सके। ठीक है, तो एक हो जाएगा रिसाइबल यानी कि जिसकी रिसाइकलिंग, इसको आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल है ना, तो ये तो अपने आप अपघटित हो जाएगा, अपने आप अपघटित हो जाएगा और खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। जो कचरा रिसाइबल है यानी कि जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, तो ऐसे कचरे को तो पुनः चक्रण कर दो, है ना, उसको फालतू की इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, पुनः काम आ सकता है ये तो। फिर एक होता है बायोडिग्रेडेबल, तो इसका जो है वो प्रकृति द्वारा स्वयं अपघटन हो जाता है, तो फिर इसकी भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तीसरे कचरे की। मैं जो तीसरा आएगा ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल,
नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कचरा न तो रिसाइकेबल है, मतलब इसको वापस पुनर्चक्रण द्वारा नई वस्तु भी नहीं बना सकते और न प्रकृति द्वारा अपघटित हो सकता है। तो इसको जो है ना, इसके लिए अलग अलग मेथड है। इसको आप बर्निंग करिए, यानी कि या तो जला दीजिए, ठीक है, या फिर आप इसकी लैंड फिलिंग यानी कि डंपिंग साइट जो है इसके लिए बना दीजिए, डंपिंग साइट बना दीजिए। इनको अपन एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी विधियां अपन किस में यूज करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दूं मैं, समझ में आ गया। कचरा तीन प्रकार का होता है, जो रिसाइकेबल होता है यानी पुनः चक्रणीय होता है, पुनः चक्रणीय, उसका पुनः चक्रण कर देते हैं। और जो बायोडिग्रेडेबल है उसके अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेन दिक्कत वाली बात है नॉन बायोडिग्रेडेबल की। तो कचरे को प्रबंधन करने से पहले कचरे के तीन भाग होते हैं, तीन अलग अलग तरीके से इसको बांटना पड़ता है, फिर अपन इसको पढ़ते हैं। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बर्निंग, फिर डंपिंग साइट। बेटा तो इसको ठीक है। पहला है बर्निंग। बर्निंग का मतलब क्या होता है, कचरे को जला देना, कचरे को जला देना, इसे बर्निंग कहते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ही नहीं है। बर्निंग का मतलब होता है कचरे को जला देना। अब ये बर्निंग दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकता है इंसिनरेशन और एक होता है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस, इंसिनरेशन के अंदर क्या होता है, वायवीय अवस्था में 850 से 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलाना। और इसके अंदर क्या होगा, अवायवीय अवस्था में, अवायवीय अवस्था में 1650 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलाना। ये दोनों के फर्क है ना। जलाने के भी अलग अलग तरीके हैं, इंसिनरेटर होता है या पायरोलाइसिस, दो तरीके से आप इसको बर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कौन सा हमने देखा था, डंपिंग साइट। डंपिंग साइट, इसमें क्या होता है, शहर के बाहर गड्ढा खोद करके, गड्ढा खोदकर कचरा भर देना, ये होती है डंपिंग साइट, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, जैसे बर्निंग दो प्रकार से करते हैं, इंसिनरेटर और पायरोलाइसिस, वैसे ही डंपिंग साइट भी दो प्रकार की होती है। एक होती है ओपन लैंड फिलिंग। ओपन लैंड फिलिंग, ओपन लैंड फिलिंग में क्या होगा, ओपन लैंड फिलिंग के अंदर एक गड्ढा खोदा, सिंपल, उसके अंदर कचरा भरा, पूरा का पूरा कचरा से गड्ढा भर दिया, फिर उसके ऊपर जो है मिट्टी की एक लेयर बना दी, है ना। गड्ढे को एक साथ पूरा कचरे से भरकर, एक साथ पूरा कचरे से भरकर ऊपर मिट्टी डाल देना, ऊपर मिट्टी डाल देना, ठीक है। और एक होता है सैनिटरी लैंड फिलिंग, ये थोड़ी सी अलग होती है, सैनिटरी लैंड फिलिंग। इसमें क्या करेंगे, गड्ढा खोदकर एक परत कचरे की व एक परत मिट्टी की एकांतर क्रम में डालते हैं, है ना। इसमें पूरा कचरा भर करके ऊपर से मिट्टी नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा कचरे की लेयर डाली, फिर उसके ऊपर मिट्टी की लेयर, फिर कचरा, फिर मिट्टी, फिर कचरा, फिर मिट्टी। इस प्रकार की जो होती है वो सैनिटरी लैंड फिलिंग होती है, और ये बेस्ट है। इन दोनों में बेस्ट कौन सी पूछ ले तो सैनिटरी लैंड फिलिंग बेस्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलो इसको लिखो, फिर अपन पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन, फिर अपन पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत क्षयन। बता दो, अगली हेडिंग लगाएंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन क्षय। क्या होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन छिद्र क्या होता है,
ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत की, ओजोन परत की मोटाई में कमी, ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं कि ओजोन के अंदर छिद्र हो गया, होल हो गया, नहीं। ओजोन परत की मोटाई है ना, उसके अंदर कमी देखने को मिल रही है, वो उसको ओजोन छिद्र कहते हैं। और ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट, शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं डीयू। ठीक है, तो ओजोन परत की मोटाई में कमी ओजोन छिद्र, और ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन यूनिट। अब देखो, ओजोन भी दो प्रकार की होती है, एक होती है बेड ओजोन, बेड ओजोन ये तो मिलती है आपको सोप बंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में, और एक होती है गुड ओजोन, गुड ओजोन ये आपको मिलती है समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। इसको गुड ओजोन क्यों कहते हैं? ये यूवी रेज से सुरक्षा प्रदान करती है, यूवी रेज से सुरक्षा प्रदान करती है, यूवी रेज से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए इसको गुड ओजोन कहते हैं। अच्छा, ओजोन बनती कैसे है? तो ओजोन बनने के लिए यूवी रे आवश्यक होती है। सबसे पहले तो ओजोन बनने के लिए भी यूवी रे आवश्यक होती है, बनने के लिए यूवी रे आवश्यक होती है। अब ओजोन छिद्र कैसे हो रहा है इसको समझो, ओजोन की मोटाई में कमी कैसे हो रही है इसको आप समझो। सबसे पहले तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन से हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी ओजोन परत का क्षय कौन कौन कर रहे हैं, वो गैसें कौन कौन सी, वो अपन को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली जो गैस है ना वो है CFC, जिसको अपन कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका एक और नाम है, इसको अपन फ्रियोन्स भी कहते हैं, फ्रियोन्स। तो मुख्य गैस तो यही है, फ्रियोन्स। इसके अलावा CCl4 है, हेलोन्स है। ठीक है, तो ये सारी की सारी गैसें जो है वो ओजोन परत की क्षय का कारण होते हैं। अब ये CFC कहां से प्राप्त होती है? तो ये आपकी ऐसी है, ठीक है, फ्रिज है, इससे ये CFC गैस निकलती है। ऐसी फ्रिज वगैरह जो होती है उससे CFC गैस निकलती है, याद रख लो इसको। और लिख लो, इसमें N2O भी आ जाता है, N2O। लिख लो इसको फटाफट। लिख लिया? चलो बताओ इसको। अब देखो, ये जो CFC है ना, CFC, ये CFC क्या करेगी? CFC वायुमंडल में यूवी रे से क्रिया करके, यूवी रे से क्रिया कर फ्री क्लोरीन रेडिकल का निर्माण करेगी। फ्री क्लोरीन रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक, मुक्त मूलक को ऐसे लिखते हैं, फ्री क्लोरीन रेडिकल का निर्माण करती है। और यही क्लोरीन मुक्त मूलक, यही क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन तोड़ने का कार्य करता है, ओजोन तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? एसी है, कूलर है, फ्रिज है, इससे क्या निकली? आपकी CFC निकली। CFC वायुमंडल में जाकर के यूवी रे से रिएक्शन करेगी, यूवी रे से रिएक्शन करके फ्री क्लोरीन रेडिकल बनाएगी, और अब ये जो फ्री क्लोरीन रेडिकल है ये आपके ओजोन के तोड़ने का काम करेगा। बस आपसे पूछ ले ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या आंसर देंगे? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, मिटा दो इसको। चलो
अब अपन पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये लास्ट टॉपिक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, ये जो गैसें हैं, इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से धरती के अंदर जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल का तापमान बढ़ना या धरती का तापमान बढ़ना, उसे अपन कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिंपल सी परिभाषा, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से धरती का या सौर मंडल का तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, लिख लो इसको। ग्रीन हाउस गैसेस की, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, गैसों की वजह से सौर मंडल का तापमान बढ़ता। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें, शॉर्टकट में लिखा मैंने GHG, ग्रीन हाउस गैसें के कारण ही धरती का औसत ताप, धरती का औसत ताप 15 डिग्री सेल्सियस है। अन्यथा कितना होता है ये? अन्यथा ये -18 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती ना तो धरती का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, -18। अभी औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, ओवरऑल निकाले ना तब 15 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसें होती कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो सबसे मुख्य गैस इसके अंदर होती है CO2। CO2 गैस इसके अंदर मुख्य गैस है 60%, यानी कि मुख्य गैस कौन सी होती है? CO2। उसके बाद में आती है CH4, जिसको अपन कहते हैं मीथेन गैस। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 हो जाएगी मीथेन गैस, ये हो जाएगी आपकी 20%। फिर आ जाती है आपकी CFC, वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रियोन्स भी कहते हैं, ये हो जाएगी 14%। कितना बाकी बचा? 6%। इसके अंदर हो जाएगी आपकी N2O, ये हो जाएगी 6%। तो ये चार मुख्य गैसें हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ठीक है, अब इसके दुष्प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के ये दुष्प्रभाव क्या है? पहला दुष्प्रभाव, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर पिघलना, या अपन कह सकते हैं बर्फ का पिघलना, ग्लेशियर या बर्फ पिघलना। ठीक है, इससे क्या होगा? तटीय इलाके जलमग्न हो जाएंगे, तटीय इलाके जलमग्न, पूरा पानी से पानी बाढ़। ठीक है, तो एक तरीके से ये इसका दुष्प्रभाव है। दूसरा इसका दुष्प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे महत्वपूर्ण, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, धरती का तापमान बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती का ताप बढ़ना, धरती का तापमान बढ़ना, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ दशकों में धरती का औसत ताप 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और ये बहुत होता है, तुम अनुमान मत लगाना 0.6 से कि बहुत कम बढ़ा, नहीं, औसत ताप है ये धरती का, पूरी धरती का औसत ताप 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ग्लोबल वार्मिंग होता है धरती का तापमान बढ़ना। ठीक है, चलो, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसको लिख लो। फिर दो मुझे छोटी छोटी बातें और बतानी है, फिर मैं आपको फ्री करता हूं आज के लिए। इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें, वो क्या है? एक तो आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक आता है क्योटो प्रोटोकॉल। दोनों के बारे में ध्यान से सुनना। एक आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक आता है क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपके मॉन्ट्रियल एक जगह पड़ती है कनाडा में,
कहाँ पे, कनाडा के अंदर, वहां पे हुआ था। ये प्रोटोकॉल जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कम करना, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को कम करना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कब आया, 1987 में आया, वो 1989 में मान्य हुआ। मान्य कब हुआ, 1989। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ 1987 यानी कि 1997 में, और वैलिड 1989 में। मुख्य उद्देश्य है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को कम करना। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और ये भी क्योटो एक जगह पड़ती है जापान में, इसकी वजह से इसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। ये आपके दिसंबर 1997 यानी कि 1997 के अंदर आता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो ये था, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने ठीक है, और इसे कोप 3 के नाम से भी जाना जाता है, कोप 3 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके ध्यान में रखना है किसके बारे में, मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करने की प्रयास करें। प्रदूषण क्या होता है, जल मृदा हवा के जैविक भौतिक और रासायनिक संगठन में जो बदलाव है जो इंसानों के लिए हानिकारक होते हैं उसको अपन प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक जो प्रदूषण पैदा करे वो प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स होते हैं। स्रोत के आधार पर प्राथमिक प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं जैसे कि CO, SO2, CO2, और द्वितीयक प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में क्रिया करने से बनते हैं जैसे कि ओजोन है, पान है, परोक्ष एसिटाइल नाइट्रेट। फिर जो अपघटन के आधार पर भी प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक अपघटनीय यानी कि जो सीधे मतलब ये कह सकते हैं प्रकृति के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जिसके अंदर आपका किचन का वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, सारा उसमें आ जाएगा। और फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनका प्रकृति के द्वारा नष्ट होना संभव नहीं है, DDT, पॉलीथीन, हेवी मेटल्स, ये सारे उसमें आ जाएंगे। फिर हमने बात की वायु प्रदूषक की, तो वायु प्रदूषक या तो गैसें होगी या पार्टिकुलेट मैटर होगा। गैसें कौन कौन सी होती है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO होती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन की O2 वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। SO2 की बात करूं, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये वाहनों के अंदर जो ईंधन जलता है उससे जो धुआं निकलता है उसके अंदर SO2 मुख्य गैस होती है। अब ये SO2 गैस जो होती है यही अम्ल वर्षा के अंदर जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो SO2 गैस से ही तो बनता है। भाई अम्ल वर्षा के अंदर दो चीजें होती है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल, एक नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो SO2 की रिएक्शन जल से जब करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और NO2 की रिएक्शन जब जल से करवाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। और यही जब पानी के साथ नीचे आते हैं तो अम्ल वर्षा कहते हैं, जिसकी पीएच मान 5.65 से कम होती है। अम्ल वर्षा से तापमान पीला पड़ गया, ETS बाधित हो गया, एल्यूमिनियम नीचे चला गया, ये सारे के सारे रीजन अम्ल वर्षा के। उसके बाद में हमने बात की पार्टिकुलेट मैटर की, तो हमारे आसपास जो है बहुत सारे धूल के कण जो है हवा में बिखरे रहते हैं, उसको अपन पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। एक होते हैं सेडिमेंटेबल जो थोड़े भारी होते हैं, मतलब 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा व्यास होता है, तो ये आपके 24 घंटे के नीचे बैठ जाएंगे। और एक होते हैं सस्पेंडेबल जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से क्या होता है, कम होता है, तो ये लगभग 1 सप्ताह तक आपके ऊपर बने रहेंगे। फिर एक बोर्ड आता है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कहता है कि ऐसे कणिक पदार्थ, ऐसे पार्टिकुलर मैटर जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, वो मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। फिर हमने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने की युक्तियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये जो है आपके थर्मल पावर प्लांट की जो हवा है उसमें से कणिक पदार्थों को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर हजारों वोल्ट का करंट डालते हैं, जिससे कोरोना छोड़ती है, कोरोना से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर धूल के कणों से चिपक जाएंगे। आगे एक धनावेशित प्लेट है जिससे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से ये धनावेशित प्लेट पे चिपक जाएंगे। वायु का आवेश, वायु का प्रवाह मंद होना चाहिए। फिर आता है स्क्रबर। स्क्रबर जो है वो आपके ऑयल रिफाइनरी में से जो हवा निकलती है उसमें उसको SO2 फ्री करना, ठीक है, तो ये आपके स्क्रबर का काम हो जाएगा। उसके बाद में आ जाता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। इसका प्रयोग वाहनों के साइलेंसर में किया जाता है, और ये आपका क्या करता है, जो अर्ध जले कार्बन है उसको कम मतलब CO2 और H2 में कन्वर्ट कर देगा, अधिक हानिकारक गैस को कम हानिकारक गैस में बदल देता है। इसमें हेवी मेटल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, और सावधानी ये है कि जो पेट्रोल डीजल आप प्रयुक्त कर रहे हैं वो लेड मुक्त होना चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा प्रदूषण। फिर हमने कहा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986,
एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981, फिर 1987 संशोधित किया गया और सौर पोल्यूशन या सौर प्रदूषण को बीच में शामिल किया गया। सौर प्रदूषण क्या होता है? अनवांटेड वॉइस जो है उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है और ऐसा मतलब 80 डेसिबल से ज्यादा होती है तो उसको ध्वनि प्रदूषण में काउंट कर लेते हैं और 140 डेसिबल से ज्यादा होने पर वो आपकी क्या आती है? मतलब असहनीय हो जाता है। सौर प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है? तो अनिद्रा, तनाव, थकान, चिड़चिड़ापन या फिर कान के पर्दे फट जाना, सुनने की क्षमता घट जाना या हमेशा के लिए चली जाना, ये सारे इसके दुष्प्रभाव है। रोकने के उपाय क्या है? ग्रीन मफलर स्कीम का प्रयोग किया जाए, यानी कि सड़क के दोनों तरफ नीम और अशोका का वृक्ष लगाएं ताकि जो है यहाँ पे ये ध्वनि के अवशोषक के रूप में काम करे। पटाखों, लाउड स्पीकरों, इनका नियंत्रित प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के अंदर मैंने कहा कि जल प्रदूषण जो है इसके अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में आया। उसके बाद में एक होती है बीओडी, एक होता है डीओ। बीओडी की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी को मिलीग्राम प्रति लीटर मापा जाता है, डीओ को भी मिलीग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है। अब एक जल के अंदर बीओडी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो जल उतना ही ज्यादा प्रदूषित होगा, यानी कि बीओडी का मान जितना ज्यादा जल उतना ही ज्यादा प्रदूषित, और डीओ का मान जितना ज्यादा होगा जल उतना ही ज्यादा स्वच्छ होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि एक स्वच्छ जल में बीओडी का मान कम और डीओ का मान ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या? जैव आवर्धन, यानी कि कर्मागत पोषक स्तरों के अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ती जाना, है ना। इससे उच्चतम पोषक स्तर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? खतरे में होते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता है। और इसके अंदर हमने एक एग्जांपल भी समझा कि जो झील के आसपास जो है वो पक्षियों के अंदर संख्या में कमी देखने को मिली, तो उसका रीजन भी जैव आवर्धन था, क्योंकि डीडीटी की मात्रा उस पक्षी के अंदर आते आते बहुत बढ़ गई और ये डीडीटी उनके कैल्शियम उपापचय को बाधित करता है, जिससे अंडे के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है वो पतला रह गया और टूट गया, तो इसकी वजह से कमी देखने को मिली। उसके बाद आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जो झील है उसके अंदर पोषक तत्वों की प्रचुरता से उसकी मृत्यु हो जाना, उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कारणों की वजह से अगर झील की मृत्यु हो रही है तो उसे यूट्रोफिकेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं, और ये बहुत मंद गति से होता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। फिर आता है कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है? मानव जनित क्रिया विधियों या क्रियाकलापों की वजह से जो होता है और ये थोड़ा तेजी से होता है, शीघ्र गति से होता है। तो ये हो गया आपका यूट्रोफिकेशन। उसके बाद में भारत स्टेज या यूरो नॉर्म्स, तो उसके अंदर मैंने बात की कि ये जो है वो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने की एक पॉलिसी है, जिसमें बीएस थर्ड है, ठीक है, जिसमें डीजल और पेट्रोल के अंदर 350 और 150 पीपीएम जो है सल्फर की मात्रा तय की गई। फिर बीएस 4 2 अप्रैल 2017 से लागू किया गया और इसके अंदर इसकी मात्रा 50 पीपीएम रखी गई। फिर जो बीएस 5 को स्किप करके बीएस 6 लागू किया गया अप्रैल 2020 के अंदर, और उसके अंदर इसकी मात्रा और कम कर दी गई, 80% तक कम करके 10 पीपीएम रख दी सल्फर की मात्रा, ठीक है। उसके बाद में यूरो नॉर्म्स के बारे में बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? उसके बाद शायद अपन ने पढ़ा था ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। तो ओजोन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ओजोन परत की मोटाई में कमी होना ओजोन छिद्र कहलाता है, और ओजोन परत मापने की जो इकाई है उसको डॉप्सन यूनिट कहते हैं। ओजोन परत जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सौर मंडल में बेड ओजोन, समताप मंडल में गुड ओजोन। ओजोन जो परत होती है यूवी रेज से हमारी सुरक्षा करती है, और ओजोन जो है उसे बनने के लिए यूवी रेज की आवश्यकता होती है। ओजोन के अंदर कौन कौन सी गैसें होती है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मुख्य गैस सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जिसको फ्रियोन्स भी कहते हैं। ये आपके एसी फ्रीज वगैरह से निकलती है, और ये निकल करके सीएफसी जो है वो यूवी रे से क्रिया करती है, फ्री क्लोरीन रेडिकल बनाएगी, और यही फ्री क्लोरीन रेडिकल फिर क्या करेगी? ओजोन को तोड़ने का काम करेगी, ठीक है बच्चों। तो ये ओजोन के दुष्प्रभाव है। उसके बाद में हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की वजह से सौर मंडल का तापमान बढ़ जाना। ग्रीन हाउस गैसें मुख्य गैसें 60% CO2, 20% इसके अंदर CH4, 14% CFC और N2O 6%, ये मुख्य गैसें होती है। और ये जो गैसें होती है ग्रीन हाउस गैसें, इसको कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल रखा गया। कौन सा प्रोटोकॉल था? क्योटो प्रोटोकॉल, जापान के अंदर 1997 के अंदर आया, और इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की शपथ ली गई, इसे कोप 3 भी कहते हैं। फिर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपके कनाडा के अंदर आयोजित किया गया 1987 में, और 1989 के अंदर इसको मान्य किया गया। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को कम करने के लिए ये किया गया। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लगभग मैंने सारी चीजें आपकी कवर कर दी। फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना चाहे अपने सुकून के लिए, अपने सेटिस्फिकेशन के लिए, तो आप लगा सकते हैं, और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले तो इसमें ऐड कर देना। बाकी ज्यादातर 99% से ज्यादा चीजें मैंने आपको कवर करवा दी है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसी चैप्टर को, इसी नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आप खुद नहीं बना रहे हैं, तो मनी जानी बायोलॉजी टेलीग्राम सर्च करना, वहां पे आपको चैप्टर वाइज पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। लास्ट में मैं आपको पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के एक साथ नोट्स दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारा कुछ चल रहा है, बाकी जो है तो चैप्टर वाइज अभी आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो जरूर आप ज्वाइन कर लेना। बाकी और भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।